Hello everyone, I am Garima and welcome to my English class. So, we are going to start our next lesson, that is glimpses of the past. Glimpse मतलब होता है झलक. Not in very depth but lightly कुछ glimpses हैं, कुछ झलक हैं इंडिया के पास्ट की जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है. उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है. So before we read, we should know these things. Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. 1757 से 1857 के बीच ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, ऐसी कौन सी हिस्ट्री रही है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए. वी शुड नो all these things are included in this chapter. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. 1857 में जो फर्स्ट वॉर हुआ था इंडिपेंडेंस का, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं, इन पिक्चर्स के थ्रू, इन बबल्स के थ्रू वो हमें बताया गया है. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द मीनिंग ऑफ मार्टियर्स. मार्टियर्स मीन्स होता है शहीद. जो जिन लोगों ने इंडिपेंडेंस के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया था, खुद की लाइफ सेक्रीफाइस की थी, उनके बारे में बताया गया है. लेट्स सी. एट ए फंक्शन इन दिल्ली, ये एक दिल्ली का एक फंक्शन दिखाया गया है. दिस इज़ द फंक्शन दैट इज़ प्लेस्ड इन दिल्ली. तो यहाँ पर ये लता मंगेशकर जी हैं. एज वी ऑल नो, शी इज़ अ सिंगर, अ ग्रेट सिंगर. यहाँ पर नेहरू जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं और इंदिरा गांधी जी हैं. ऑल आर सिटिंग इन अ फंक्शन दैट इज़ प्लेस्ड इन दिल्ली. ओके, तो ये लता मंगेशकर जी कहती हैं, ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस इन इंडियाज मार्टियर्स. तो यहाँ पे एक बहुत फेमस सॉन्ग है जो बहुत फेमस हुआ है, उसी को इंग्लिश में यहाँ पर बताया गया है. ओ माई कंट्री मैन, ए मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी. दीज आर द मार्टियर्स जिन्होंने अपनी कंट्री के लिए खुद लाइफ जो है सेक्रीफाइस की थी, इनके बारे में बताया गया है. सेकेंड वन इज़ द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट. कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट मीन्स होता है जीत. ओके, कॉन्क्वेर. ऑलराइट, तो कंपनी ने किस तरह से जीत हासिल की, किस तरह से उन्होंने रूल किया इंडिया को इन 1757 टू 1849. अब इस ड्यूरेशन का इसमें बताया गया है कि किस तरह से कंपनी ने खुद को ओवर पावर किया, ओवर रूल किया इंडिया के ऊपर. ठीक है, तो लेट्स वी स्टार्ट हियर. With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. अब देखिए यहाँ पर इंडिया का मैप दिखाया गया है. यहाँ पर जितना भी येलो पोर्शन है ये इंडियन प्रिंस का है, मीन्स किंग का है, जो किंग के अंडर था. ऑलराइट, और यहाँ पे ये जितना भी रेड पोर्शन है ये दिखाया गया है ब्रिटिश रूल का. ओके, ब्रिटिश टेरिटरी का. तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था 1765 से कि ये जो पोर्शन था ये ऑलरेडी ब्रिटिश ने अपने अंडर ले लिया था, और बाकी का जो पोर्शन है वो अभी तक इंडियन प्रिंस के पास था. ऑलराइट, तो इसमें ये बताया गया है, विद इट्स सुपीरियर वेपन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया.
18th सेंचुरी में इंडिया में ब्रिटिश ने अपने सुपीरियर वेपन्स के थ्रू, अब वेपन्स से यहाँ पे क्या मतलब है, देखिए वेपन्स से यहाँ पे 3 तरह के मतलब हैं। वेपन्स पहले जो उनके पास जो भी राइफल्स थी, गन्स थी, मींस जो ऐसे वेपन्स थे जो बहुत ही हाई फाई थे, बहुत ही हाई टेक्निक थे उस टाइम, वो उनके पास थे। सेकेंडली उनके पास क्लेवरिटी थी, क्लेवर थे वो बहुत ज़्यादा, उनका माइंड इतना ज़्यादा शार्प था कि वो जानते थे, दे नो हाउ टू यूज़ देयर माइंड टू कॉन्क्वेयर ओवर इंडिया। एंड थर्ड वन इज़ दे हैव ऑल द ट्रिक्स, वो ये जानते थे, वो ये सारे ट्रिक्स जानते थे कि किस तरह से हम इंडिया को ओवर पावर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सुपीरियर वेपन्स थे उनके पास ये सारी चीज़ें थी जिसके थ्रू वो इंडिया पर कॉन्क्वेस्ट कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पे कोई एक किंग है और वो अब ये एक सभा चल रही है कोई, और इस सभा में वो अपनी बात कह रहे हैं कि इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। इसमें पहली बात ये बताई गई है कि जो इंडियन प्रिंसेस थे, जो किंग थे, वो बहुत ही शॉर्ट साइटेड थे। देखिए शॉर्ट साइटेड मतलब क्या होता है, जिनकी दूरदृष्टि नहीं होती है ना, जो आगे की कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देख पाते, वो शॉर्ट साइटेड होते हैं। ठीक है, और जो आगे की दूरदृष्टि रखते हैं वो फार साइटेड होते हैं, है ना। तो शॉर्ट साइटेड मतलब कुछ टाइम के लिए बस वो अपना प्रॉफिट देखते हैं, दैट इज़ शॉर्ट साइटेड। तो यहाँ पर यही चीज़ दिखाई गई है कि एक राजा है, एक सभा चल रही है और वो अपनी सभा को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं, that upstart Raja Ba call the English merchants, they will help me to defeat him. That upstart मतलब होता है कि ये किसी राजा के दूसरे टेरिटरी के राजा के बारे में बात कर रहे हैं कि वो अपने आप में बहुत बनता है, मतलब वो अभी न्यू हमारा कॉम्पिटिटर है। तो कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, तो कॉल इंग्लिश मर्चेंट्स को बुलाओ, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, वो मेरी हेल्प करेंगे उस राजा को डिफीट करने में, उसको हराने में। क्यों करेंगे, क्योंकि ये भी जानते हैं कि जो वो इंग्लिश मर्चेंट्स हैं उनके पास बहुत अच्छे अच्छे वेपन्स हैं, उसके थ्रू मैं जो मेरा कॉम्पिटिटर है उसको मैं डरा दूंगा, है ना, और वो हार जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बस उस टाइम के लिए इसने किंग ने सोचा कि इस तरह से करके मैं दूसरे राजा को हरा दूंगा। इसने बहुत ही शॉर्ट साइटेड उसने सोचा, इसने आगे के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखे कि अगर वो इतने ही टैलेंटेड हैं, अगर वो इतने ही पावरफुल हैं, तो वो मुझे भी क्यों छोड़ेंगे। उसने इस चीज़ के लिए नहीं सोचा, उसने क्या किया, उनकी हेल्प से अपने जो दुश्मन है, जो दुश्मन राजा है किसी और टेरिटरी का, उसको हराने के बारे में सोचा सिर्फ। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सम कॉन्स्टेंट फाइट। जो लोग थे वो मतलब आपस में लड़ते रहते थे, उनमें कोई यूनिटी नहीं थी बिल्कुल भी, है ना, बिल्कुल भी कोई पीस नहीं थी, तो वो आपस में ही फाइट करते रहते थे। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. अब देखिए यहाँ पे ये एक ब्रिटिशियर को दिखाया गया है जो कि देख रहा है कि इंडिया के जितने भी किंग हैं उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती है और वो आपस में ही लड़ाई किए जा रहे हैं, ये सब वो ये देख रहा है ना। द राइवल्स हैव द ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये जो लोग हैं इन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प की। इट कुड ईजी सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, और जितने भी किंग हैं उनको एक एक करके हराने में इनकी हेल्प करी, इस तरह से करके। अब वो तो थे जो कि शॉर्ट साइटेड थे, ओके, बट उनमें भी कौन, अ फार सीइंग रूरल लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल ही डेड फाइटिंग। कुछ तो थे शॉर्ट साइटेड और कुछ थे फार साइटेड,
ओके, तो उन फार साइटेड किंग्स में एक किंग थे टीपू सुल्तान, जो कि मैसूर के थे, जिन्हें टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। इन्होंने लास्ट ब्रेथ तक फाइट की थी। उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए थे कि किस तरह से ब्रिटिशियर्स जो है वो हमारे ऊपर ओवर पावर कर रहे हैं, हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी ब्रिटिशियर्स को शय नहीं दी, बिल्कुल भी कोई चांस नहीं दिया, और इसके लिए उन्होंने अपनी लास्ट ब्रीथ तक फाइट किया। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, no more wars, no looting by thugs. It is God who sent the British. How our destiny is linked with them. How did Indians react to these conquests? अच्छा, अब जब ब्रिटिश ऐसे करने लगे थे, ओवर पावर करने लगे थे, रूल करने लगे थे, तो उस टाइम पे कुछ ऐसे लोग थे जो कि इनके लिए बहुत थैंकफुल थे। वो कहते थे हम थैंकफुल है गॉड के लिए कि अब चारों तरफ पीस ही पीस होगा, कोई एक दूसरे से लड़ेगा नहीं, झगड़ेगा नहीं, कोई भी लूटिंग नहीं होगी ठग्स के द्वारा, है ना, और गॉड ने ही इन ब्रिटिश को हमारे लिए भेजा है। तो इस तरह से देखिए ये लोग यहाँ पर बातें करते थे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या, द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथॉर्न आर किंग। अच्छा, और कुछ लोग ऐसे थे जो इस चीज़ को समझ पा रहे थे कि ब्रिटिशर्स कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। ओके, तो वो आपस में बात करते हैं कि जो वाइट मैन हैं, जो ये फॉरेनर्स हैं, जो कंपनी वाले लोग हैं, ये एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, ये ओवर पावर करने के लिए अपने किंग्स को मार रहे हैं। सम किंग्स वर नॉट गुड, बट आफ्टर ऑल दे वर ऑल दिस लैंड, नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, है ना। तो ये आपस में ये बातें कर रहे हैं कि उन्होंने जिस जिस भी किंग को मतलब मारा है, वो भले ही अच्छे ना हो, लेकिन वो थे तो हमारे ही लोग थे, उन्हें ही उन ब्रिटिशर्स ने मार दिया, है ना। और अब हम स्लेव हो गए हैं, अब हम सर्वेंट हो गए हैं, दास हो गए हैं इन ब्रिटिशर्स के। मतलब कुछ लोग इसमें दो तरह के लोग दिखाए गए हैं कि कुछ तो थैंकफुल है ब्रिटिशर्स के लिए, और कुछ जो है आगे के कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं, रियल सिचुएशन एक्चुअल में हो क्या रहा है उनके साथ, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड इज ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836। अब 1765 से लेकर 1836 में क्या सिनेरियो था वो यहाँ पर दिखाया गया है। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉस हिज रिलीजियन। अच्छा, अब 1765 से 1836 के बीच लोगों का क्या सिनेरियो था, ये इसमें बताया गया है कि उस टाइम पे लोग प्रीस्ट करते थे, प्रैक्टिस करते थे, और उस टाइम क्या था कि ये जो छुआछूत था, चाइल्ड मैरिज थी, वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ओके, और गर्ल्स को ये बहुत ज़्यादा रीज़न मानते थे हर चीज़ का, हर ट्रबल का। तो वो बहुत छोटी ही उम्र में लड़कियों की शादियां कर दिया करते थे, ठीक है, और छुआछूत था, है ना। तो उस बीच लोगों की थिंकिंग थी कि जो भी सी को क्रॉस करके जाएगा वो अपना रिलीजन खो देगा। अब इंडियंस के लिए तो रिलीजन उस टाइम में बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, आज भी है, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो आपस में इसी तरह की बातें करते थे। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमन। मिजरी होता है ट्रबल। ऑल द मिजरीज विच इज प्लेस्ड इन दिस वर्ल्ड, ऑल इज ड्यू टू वुमन, है ना, ऑल इज बिकॉज ऑफ वुमन। तो इसलिए वो चाइल्ड मैरिज कर दिया करते थे। ये सारी चीज़ें जो ब्रिटिशर्स देखते थे, और वो इस चीज़ को समझ चुके थे कि इन लोगों के बीच में बिल्कुल मतलब यूनिटी नहीं है, ये अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खुद खो चुके हैं, है ना। द ट्रूथ वॉज दैट द इंडियंस हैड लॉस्ट ऑल देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन दैम, और उनका मजाक उड़ाया करते थे, मोक करते थे। स्कॉन मीन्स होता है मोक करना, मजाक उड़ाना इंडियंस का।
ओके, तो ये बातें बहुत छोटी थी उन लोगों के लिए, आज के टाइम में बहुत छोटी है। छुआछूत वगैरह और ये रीज़न मानना गर्ल्स को हर चीज़ का, ये बहुत रियल में अच्छी नहीं थी, जिसको ब्रिटिशर्स बहुत पहले ही समझ चुके थे, और इसीलिए वो इंडियंस का मजाक उड़ाया करते थे कि भाई इनकी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, ट्रू योर ऑनर, बट आई एम ऑनेस्ट। तो ये क्या किया करते थे, मजाक उड़ाया करते थे और किंग्स का, है ना। और किंग्स उनके फेवर में बोलते थे, क्योंकि वो पावरफुल थे ब्रिटिशियर्स, तो बोलते थे यस योर ऑनर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम ऑनेस्ट हैं आपके लिए। बीइंग मर्चेंट्स, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर heavy taxes forced farmer to abandon their fields। तो उस ड्यूरेशन में वो लोग क्या करते थे, वो ये चाहते थे कि हम जहाँ भी कहीं इन्वेस्ट करें उसका हमें तुरंत ही प्रॉफिट मिले। ओके, तो वो लोग क्या करते थे, बहुत ही हैवी टैक्स लगाते थे, ड्यूटीज़ लगाते थे, कर लगाया करते थे फील्ड्स पर। जो किसान होते थे उनके फील्ड्स पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया करते थे। तो वही चीज़ इसमें इस सीन में दिखाई गई है कि ये कोई एक फार्मर है और ये इनसे ब्रिटिश से ये कह रहा है, बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स। अब जो ऑल क्रॉप्स होता है, जो उनकी फसलें होती हैं फार्मर्स की, है ना, तो वो इसे कहते हैं कि भाई मैं टैक्स कहाँ से पे करूँ, कैसे पे करूँ, जो मेरी क्रॉप है, जिससे जो एक मेरा साधन है पैसे कमाने का, वो तो आपके लोग खुद ही लेकर जा रहे हैं मेरी क्रॉप्स। यू आर स्टिल इन एरियर्स। एरियर्स होता है कि मतलब तुम्हारे पास ऑलरेडी हमारा बहुत सारा पैसा है जिसको तुम्हें चुकाना है। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। अगर तुमने उसे नेक्स्ट वीक तक नहीं पे किया तो हम तुम्हें जेल भेज देंगे। तो क्या होता था कि जेल जाने से तो हर कोई डरता है, तो इस तरह फार्मर्स क्या करते थे, ना तो वो टैक्स दे पा रहे थे, ना वो पैसे दे पा रहे थे, है ना, तो वो क्या करते थे कि अपनी पूरी की पूरी ज़मीन ही ब्रिटिशियर्स को दे दिया करते थे। ठीक है, तो इस तरह से ब्रिटिशियर्स हर चीज़ को अपने अंडर करते जा रहे थे, ओवर पावर करते जा रहे थे इंडिया को। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव दैम मोर प्रॉफिट्स। और इस तरह से उन्हें और ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। और वो और किस तरह से और प्रॉफिट कमा सकते थे, देखिए यहाँ पर एक ब्रिटिशियर्स है जो कि बात कर रहा है अपने लोगों से। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। जब इंग्लैंड से इंडिया कोई सामान आएगा तो हम उस पर ड्यूटी मीन्स कर नहीं लगाएंगे, टैक्स नहीं लगाएंगे। ऑब्वियसली अगर वो टैक्स लगाते तो किसको फ़ायदा होता, इंडियंस को फ़ायदा होता, और वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे, है ना। तो वो अपना पैसा बचाना चाहते थे, तो वो ये डिसीज़न लेते हैं कि कोई भी सामान जो इंग्लैंड से इंडिया आएगा उस पर हम कर नहीं लगाएंगे। अ गुड आइडिया। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगिन टू क्रिपल इंडियंस इंडस्ट्रीज। क्रिपल होता है र्यून करना, किसी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना। और इस तरह से जितने भी उद्योग थे उसको र्यून करते जा रहे थे, मतलब डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। इनएविटेबली फेमिन्स फॉलोड बिटवीन 1822 and 1836। 15 lakh Indians died of starvation। The British politics ruined the export artisans and their business। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, 1822 में क्या हुआ था कि 15 लाख इंडियंस वर डेड बिकॉज ऑफ स्टारवेशन। क्योंकि उनके पास कोई लैंड नहीं थी जिससे कि क्या है वो अनाज उगा सकें, या क्योंकि टैक्स ही इतना ज़्यादा हो जाता था कि जो फार्मर्स थे वो अपनी पूरी की पूरी लैंड ही ब्रिटिशियर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे चुके थे, तो कोई अनाज ही नहीं उगाता था। तो जो जितने भी उनके छोटे मोटे जो काम हैं, जो बिजनेस है ना, उन सबको इन्होंने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो उस बीच बहुत सारे लोग थे जो दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ बिकॉज ऑफ स्टारवेशन। उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था और इस तरह से वो भूखे मर रहे थे। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने एक पार्ट देख लिया ब्रिटिश रूल का कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी ट्रिक से सारी चीज़ों को मतलब अपने अंडर ले लिया। ओके,
किस क्लेवरनेस के साथ उन्होंने एक एटमॉस्फेयर को समझा, इंडिया के एटमॉस्फेयर को समझा कि यहाँ के लोगों में कि कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, लोग बहुत छोटी छोटी बातों के लिए जो है एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, है ना। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें इनके लिए बहुत मैटर करती है, जैसे छुआछूत वगैरह, और है ना चाइल्ड मैरिज, तो वो सब उसी में ही इंडल्ग है, कोई उनसे बाहर ही नहीं आना चाहता। तो ऐसे में वो किस तरह से अपनी क्लेवरनेस दिखाएं, किस तरह से अपनी ट्रिक्स चलें कि पूरे जो इंडिया है उसको ओवर पार कर लें, उस पर रूल कर लें। ओके, तो इन सारी चीज़ों को इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से जो उस टाइम के जो किंग्स थे, बहुत सारे जो किंग्स थे वो शॉर्ट साइटेड थे, आगे के कॉन्सिक्वेंसेस वो नहीं देख पाते थे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिशियर्स को अपने मैटर्स में। और जब वो इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया, पावरफुल तो वो थे ही, नई नई टेक्निक्स थी ब्रिटिशियर्स के पास, तो वो लोग क्या करते थे, धीरे 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 उन्होंने अपने जो है रूल करना स्टार्ट कर दिया इंडिया पे। नेक्स्ट पार्ट वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।